हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग 2011 से 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग 2014 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम 2014 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप 2011 से 23 तक कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चन जो है यूपीएससी में रिपीट हो रहे हैं, मतलब ऑप्शंस है ना। और किस तरह से यूपीएससी का पीवाईक्यू आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा। अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को करते हैं 2011 से 23 तक अच्छे से, एक एक ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं जैसा मैं करवा रहा हूँ, तो आसानी से आप अपना मार्क्स जो है 15 से 20 नंबर 25 नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं जीरो आई एस का चैनल। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बनवाला है। मैं ईपी फॉर्म एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71 तक हम लोग जो है कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 से करेंगे। ठीक है, तो देखिए, एक तरफ इंग्लिश का पीडीएफ है और एक तरफ हिंदी का पीडीएफ है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बोला कंसिडर द फॉलोइंग टेक्निक्स फिनोमिना। निम्नलिखित तकनीक या परिघटनाओं पर विचार कीजिए। बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट्स, फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, कोशिका द्रव्य नर बंध्यता, जीन साइलेंसिंग, जीन निर्भरता। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू क्रिएट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। उपयुक्त में से कौन सा या से ट्रांसजेनिक फसलों का बनाने में प्रयुक्त होता है। देखिए, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स वो होता है, ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। अगर एक प्लांट है, ठीक है, और ये दूसरा प्लांट है, हम चाहते हैं कि इसका कुछ जीन को हम इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो ये जो नया प्लांट बनेगा जिसमें कुछ जीन इसका होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप्स। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि कोई प्लांट है जिसका कोई क्वालिटी अगर है, तो जैसे मान लो कोई प्लांट है जो कम पानी में अच्छे से हो जा रहा है। जैसे आपको रागी है, उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। बाजरा है, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। अब अभी पानी का दिक्कत हो रहा है पूरे विश्व में, तो हम ऐसा प्लांट डेवलप करना चाहते हैं जिसमें जो पानी कम ले और कम पानी में अच्छा प्रोडक्शन दे। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्लांट जो कम पानी लेते हैं उसका जीन ले लेंगे और उन प्लांट में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसका हम चाहते हैं कि कम पानी ले। इसमें हमने क्या किया, एक जीन को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे में, तो इसको नया जो क्रॉप बना उसको हम लोग ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हम कैसे बना सकते हैं। तो पहला है बर्डिंग एंड ग्राफ्टिंग इन फ्रूट प्लांट। जब हम फ्रूट प्लांट में मुकुलन और रोपण करेंगे, देखिए, बर्डिंग का मतलब होता है जैसे कि प्लांट का कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो उससे हम लोग उसको अलग करके नया प्लांट में उसको जब जोड़ते हैं तो उसको हम लोग बर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग मतलब आपने सुना होगा, गन्ना का ग्राफ्टिंग करते हैं, शुगर केन का। ये गन्ना है, तो इसको हम ऐसे करके बीच से काट देते हैं, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम दूसरे गन्ना में जोड़ देते हैं, तो ये दोनों जगह गन्ना जुड़ जाता है और गन्ना का ग्रोथ होता है। तो इसमें देखिए, जीन का कुछ ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, बस प्लांट का एक पार्ट है उसका इधर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, जीन तब ट्रांसफ़र होता है, आपको पता है जीन कहाँ पे होता है, डीएनए। डीएनए आपका होता है न्यूक्लियस में और डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब तक सेल का डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है, जब तक माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीज़न नहीं होगा तब तक जीन ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो। इसमें बोल रहा है जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंसिंग का मतलब होता है कोई जीन जो हमको नहीं चाहिए उसको हम साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, ताकि उसका प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र ना हो, बाकी जीन ट्रांसफ़र हो जाए, उसको जीन साइलेंसिंग बोल दिया। ठीक है, तो ये हो गया जीन साइलेंसिंग। बोल रहा है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मेल को स्टेराइल कर देते हैं ताकि वो फ्यूचर में जो है ग्रोथ ना कर पाए। मतलब जीन को हम लोग इस तरह से चेंज करते हैं ताकि मेल का जो हार्मोन है वो दब जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो ये भी सही बात है, इसमें भी हम लोग जीन को चेंज कर रहे हैं। लेकिन जो बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बस एक प्लांट को काट के इसको अलग करके दूसरे में जोड़ दिया जा रहा है। इसमें जीन का कोई ट्रांसफ़र हुआ नहीं, सेल का कोई डिवीज़न हुआ नहीं, इसमें तो बस ओवरऑल प्लांट का हो रहा है ना, डिवीज़न। इसलिए बडिंग और जो हमारा ग्राफ्टिंग है वो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाने में मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया पहला। तो जो सही होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन 2 एंड 3। ऑप्शन 2 एंड 3 हमारा सही है। ठीक है,
तो ये जो टॉपिक है ये आपका बायोटेक का टॉपिक है। किसका टॉपिक है दोस्तों? बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में जब आपको साइंस टेक पढ़ाऊँगा डिटेल में, साइंस टेक आप लोगों के लिए मैं शुरू करने वाला हूँ 20 दिसंबर से। साइंस टेक का कोर्स आएगा 20 दिसंबर से, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छे से बायोटेक को डिटेल में पढ़ाएंगे, सभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, स्टैटिक प्लस करंट दोनों। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 एंड 3। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर हम 73 की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। मेज कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला है ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी ए फीड स्टॉक फॉर बायोडीजल। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है, ठीक है दोस्तों, फिर बोल रहा है अल्कोहलिक बिवरेजेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग मेज। मक्का के प्रयोग से अल्कोहल पेय उत्पन्न किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए मेज क्या है? मेज एक क्रॉप है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा उससे हम स्टार्च बना सकते हैं कि नहीं? जितने भी प्लांट होते हैं सब में स्टार्च होता है। तो मेज से हम लोग स्टार्च बना सकते हैं, सही बात है। ठीक है, अब देखिए मक्का का जो बीज होता है, जो भी बीज होगा उसमें तेल रहता है, और उस तेल का प्रयोग हम लोग बायोडीजल में प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको कल बायोफ्यूल के बारे में बताया था। बायोफ्यूल मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें तेल होगा उससे हम लोग बायोफ्यूल बना सकते हैं, चाहे वो आपका कोई प्लांट हो या कोई एनिमल हो, कोई या कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। ठीक है, उससे हम लोग बायोडीजल बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो मेज से भी हम लोग बायोडीजल बना सकते हैं। ठीक है, और मैंने अलग अलग जनरेशन का आपको बायोफ्यूल बताया था, जिसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल के बारे में बताया था। ठीक है, जिसमें अलग अलग टाइप के हम लोग रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में नॉन एडिबल खाद्य फसलों को यूज करते हैं। सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में खाद्य फसल एडिबल को यूज करते हैं, सेकंड जनरेशन में नॉन एडिबल को यूज करते हैं, जिसमें जट्रोफा ये सब आता है। ठीक, तो 73 का तो दूसरा सही है। बोल रहा है अल्कोहल बना सकते हैं। तो मेज से हम लोग क्या बना सकते हैं? इथेनॉल, और इथेनॉल दारू बनता ही है, तो ये भी सही है। इथेनॉल मतलब C2H5OH। ठीक है, और ये मक्का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का जब हम लोग फर्मेंटेशन करेंगे तो इथेनॉल तो बनेगा ही। चाहे गन्ना से आप इथेनॉल बना लो या अंगूर से बना लो, बनेगा पक्का इथेनॉल, है ना, जो दारू बनने के काम आएगा, अल्कोहल बनने के काम आएगा। तो ये भी सही है। कौन सा करेक्ट है? 1, 2 एंड 3। ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है दोस्तों? ये आपका जब आप बायोफ्यूल पढ़ेंगे तो उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें एनर्जी के रूप में भी बायोफ्यूल यूज हो रहा है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, इसमें इथेनॉल बनाने में प्रयोग हो रहा है, और इसमें स्टार्च के प्रोडक्शन में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये बायोफ्यूल का टॉपिक है, साइंस टेक एंड टेक का टॉपिक है। जब साइंस टेक पढ़ाएंगे आपको बायोफ्यूल, तो वहाँ बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। बायोफ्यूल में ऑलरेडी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको हिंट बीच में दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एकदम बकवास क्वेश्चन है। पहले यूपीएससी इस टाइप का पूछता था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच वन डज नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ अदर थ्री। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव है जो अन्य जीवों के वर्ग का नहीं है? इसमें देखिए अलग अलग आपने किंगडम पढ़ा होगा, है ना, कि अलग अलग फाइलम पढ़ा होगा, कि कौन आर्थ्रोपोडा होता है, कौन नीमाटोडा होता है, आर्कनीडा कौन होता है। ठीक है, तो अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं है, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का मैं आपको डिस्कस थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जो माइट है दोस्तों, माइट मतलब बारूथी। ठीक है, जो माइट मतलब समझिए टर्माइट, जो कि लकड़ी में रहता है, या इस टाइप का छोटा छोटा कीड़ा, या जो स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन मतलब जो बिच्छू है, या जो स्पाइडर है। ठीक है, मकड़ी। ठीक है, ये जो तीनों है वो एनार्किड है। क्या है? आर्कनिड है, आर्कनिड। क्या है? आर्कनिड्स। और जो केकड़ा है ये है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन मतलब जो सतह में रहता है, जैसे लॉबस्टर, लॉबस्टर हो गया, श्रिम्प हो गया, SHRIMP, क्रैब हो गया। तो ये सब क्या है? क्रस्टेशियन। ठीक है, और माइट, स्कॉर्पियन और स्पाइडर, बारूती, बिच्छू और मकड़ी जो है ये आराक्निड है, आराक्निड्स है। ठीक है, समझ गए? तो ये क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा
एग्ज़ाम में आए तो इसका तरह का क्वेश्चन छोड़ दीजिए। जब तक आपको आइडिया नहीं है तब तक कभी नहीं पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों। बोल रहा है कि द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है? ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है? पॉलिटी का। और पॉलिटी में भी कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मैंने आपको अच्छे से लक्ष्मीकांत का पढ़ाया है। उसमें ये बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग टाइप के जज होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर बढ़ाना है संख्या, तो उसका संख्या जो बढ़ाता है भारत का पार्लियामेंट बढ़ाता है, संसद। और अगर मैं वही पूछूं आपसे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हाई कोर्ट में जो जज होगा, कितना जज होगा, वो कौन डिसाइड करता है? क्या विधानसभा डिसाइड करती है, या हाई कोर्ट करती है, या कोई और करता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जज है उसका संख्या कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। जज का नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। किसके सलाह पे करता है? कोलेजियम के सलाह पे। क्या कोलेजियम का जो सलाह होता है राष्ट्रपति पे बाइंडिंग होता है? तो हाँ, बाइंडिंग होता है। एक बार राष्ट्रपति कुछ भी कोलेजियम ने कुछ बोला तो उसके आदेश को वापस कर सकता है, लेकिन अगर कोलेजियम ने दोबारा वही नाम बोला तो इन्हीं नामों में से राष्ट्रपति को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस ये सब बताया था। तो कोलेजियम का जो कॉन्सेप्ट उभर के आया वो सेकेंड जज केस में आया था। ये सब मैंने आपको बताया है। ठीक है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा लॉ कमीशन है, जिसको हिंदी में विधि आयोग बोलते हैं, ये आपका जब भारत में जब चार्टर एक्ट आया था 1833 का, तो उसके बाद भारत में लॉ कमीशन या विधि आयोग बना था। ठीक है, जो लॉ कमीशन बना था, पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो 1833 एक्ट के अंदर, चार्टर एक्ट के अंदर लॉ कमीशन विधि आयोग बना, जो 1834 से काम करना चालू किया। और फर्स्ट जो इसके चेयरमैन थे लॉ कमीशन के, वो थे हमारे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, समझ गए? भारत में जो इसके पहले चेयरमैन थे, भारत में पहला जो लॉ कमीशन बना इंडिपेंडेंस इंडिया में, स्वतंत्र भारत में, वो 1955 में बना। उसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे उनका नाम था MC सेतलवाद। क्या नाम था? MC सेतलवाद। ये पहले इंडिपेंडेंस इंडिया के लॉ कमीशन के पहले चेयरमैन थे। ठीक है, प्रेजेंट में अभी हमारे पास 22 लॉ कमीशन हो चुका है। तो हाल ही में 22वां जो लॉ कमीशन है उसके चेयरमैन को अपॉइंट किया गया लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को। उनका नाम है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी साहब है। ऋतुराज अवस्थी साहब। ठीक है, 22वें लॉ कमीशन के चेयरमैन है। तो मैंने आपको बता दिया कि लॉ कमीशन चार्टर एक्ट में लिखा गया था कि लॉ कमीशन बनेगा। ठीक है, लेकिन लॉ कमीशन कोई कानून के द्वारा जो है नहीं बना है, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसका उल्लेख है। तो लॉ कमीशन जो है वो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, ना ही ये कोई स्टेट्यूट के द्वारा बना है, कोई कानून के द्वारा बना है, इसलिए ये विधिक संस्था भी नहीं है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के द्वारा, एक एग्जीक्यूटिव के रिजोल्यूशन के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा बनाया है। अभी तक पहले इसके जो चेयरमैन थे आज़ादी के पहले, वो थे लॉर्ड मैकाले। आज़ादी के बाद पहला चेयरमैन जो बने हैं वो MC सेतलवाद बने हैं, पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन बोला जाता है। और इस तरह से 22 लॉ कमीशन अभी तक बन चुका है इंडिपेंडेंस इंडिया में। ठीक है, 22वां लॉ कमीशन जो बना था वो बना था आपका वही 2020-22 के आसपास। इनके चेयरमैन थे ऋतुराज अवस्थी, वो आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम लॉ कमीशन का बात करें, ठीक है, तो लॉ कमीशन में एक होता है चेयरमैन, ठीक है, एक होता है परमानेंट मेंबर, ठीक है, एक होता है मेंबर सेक्रेटरी, दो होता है पार्ट टाइम मेंबर, और दो होता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो टोटल कितना हो गया? एक चेयरमैन हो गया, एक हो गया परमानेंट मेंबर, दो हो गया, एक हो गया मेंबर सेक्रेटरी, तीन, दो पार्ट टाइम, तीन दो पाँच, और दो एक्स ऑफिशियो मेंबर, सात। तो टोटल 7 लोग होते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो आपका है न्यू दिल्ली। काम क्या है इसका? ये एक सलाह देता है भारत सरकार को कि आप कानून में सुधार के लिए। ठीक है, तो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का बारे में था। ठीक है, समझ में आया? ये याद रखिएगा इतना सारा फैक्ट। उसके बाद अगर हम भारत का चीफ जस्टिस का बात करें,
ठीक है। तो अभी हाल ही में भारत के 50वें चीफ जस्टिस का नियुक्ति किया है, ठीक है। उनका नाम है चंद्रचूड़। क्या नाम है दोस्तों? YV चंद्रचूड़, ठीक है। ये भारत के 50वें चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायमूर्ति हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने डिटेल में आपको पढ़ा, यहाँ पे बस मैं थोड़ा थोड़ा फैक्ट दे रहा हूँ। तो 50वें चेयरमैन कौन है? YV चंद्रचूड़। भारत के चीफ जस्टिस का जो कार्यकाल हो सकता है वो मैक्सिमम 65 साल तक उम्र का हो सकता है। इसको अपॉइंट कौन करता है? भारत के प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस बना था, सुप्रीम कोर्ट कब बना था? सुप्रीम कोर्ट बना था आपको 1950 में। एक मिनट थोड़ा यहाँ पे नोट करिएगा, ठीक है। इनका नाम है YV चंद्रचूड़ नहीं है, इनका नाम है DY चंद्रचूड़। थोड़ा सा गलती के लिए माफ़ी कर चाहता हूँ। इनका नाम है DY चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें जो है क्या है? चीफ जस्टिस हैं। अगर आपसे पूछेगा कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। पहले जो चीफ जस्टिस थे भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था हीरा लाल जेकी सुंदास। जेकी सुंदास कनिया। ये भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हीरा लाल जेकी सुंदास कनिया, याद रखिएगा। और 50वें कौन है? DY चंद्रचूड़, ठीक है। अगर पूछेगा कि भारत के सबसे लंबे समय तक कौन रहे चीफ जस्टिस, तो वो रहे DY चंद्रचूड़ के पिताजी, जिनका नाम था YV चंद्रचूड़। YV चंद्रचूड़। अब बेटा का क्या नाम है? DY चंद्रचूड़। तो DY चंद्रचूड़ के बाप का नाम था YV चंद्रचूड़, पिताजी का नाम, जो सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक है। 1978 से लेकर 1985 तक, ठीक है। और अगर आप पूछे कि सबसे कम समय तक कौन रहे चीफ जस्टिस, क्योंकि इस तरह का यूपीएससी क्वेश्चन आप पूछ रहा है, इसलिए मैं फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। उनका नाम था कमल। उनका नाम था कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह, जो भारत के सबसे कम समय के मुख्य न्यायमूर्ति रहे, चीफ जस्टिस रहे, जो मात्र 17 दिन तक रहे, ठीक है। 1991 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक, मतलब लगभग समझ लीजिए 17 दिन के आसपास। 21 नवंबर 1991 से लेके 12 दिसंबर 1991 तक, सबसे कम समय में, ठीक है। समझ गए इतना? पहले कौन था, सबसे लंबे समय तक कौन था, अभी कौन है, ठीक है। वो सब आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कब बना, है ना? सुप्रीम कोर्ट बना आपको पता है 1950 में, लेकिन कब? 28 जनवरी 1950 में। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में डिटेल में बता दिया, विधि आयोग के बारे में बता दिया। आप देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन से चुन के आई हैं वो, है ना। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने तो डिटेल में आपको बता दिया, लेकिन जो फैक्ट है उसके बारे में आप अभी देख लीजिए। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राष्ट्रपति का जो पद बना है भारत में, वो बना है 26 जनवरी 1950 को। और सुप्रीम कोर्ट कब बना है? 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। आर्टिकल 52 में उल्लेख है भारत के किसका? राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। समझ गए इतना? अगर पूछेगा कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे, जो 1950 से लेकर 62 तक रहे। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे कम उम्र के कम समय तक कौन रहे, सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तकरीबन 12 साल। सबसे कम समय तक कौन रहे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे भारत के, सबसे कम समय तक भी ये रहे, और ऑफिस में इसकी डेथ हो गई थी, मतलब राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए जिस राष्ट्रपति का निधन हुआ उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये एकमात्र राष्ट्रपति थे, ठीक है। समझ गए? और सबसे कम समय तक रहे। प्रेजेंट में जो भारत के राष्ट्रपति वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये कितने नंबर की है? 17वें नंबर की है। कितने नंबर की है? सॉरी 15वें नंबर की है। कितने नंबर की है? 15वें नंबर की, 15th नंबर की। तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति कौन कब रहे हैं, एक थोड़ा उनको ऑर्डर आपको याद कर लीजिएगा, आपको नेट पे मिल जाएगा। सिर्फ लीजिएगा इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसका बहुत सारा आपको ऑर्डर मिल जाएगा, सबसे पहले कौन बाद में कौन।
तो एक बार उसको देख लीजिएगा, क्या पता यूपीएससी अरेंज करने दे दे। और सबका टाइम भी देख लीजिएगा मोटा मोटी कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय कौन था, जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो उस समय कौन था, चीन का साथ युद्ध हुआ तो उस समय कौन था, कारगिल के समय युद्ध हुआ तो उस समय कौन था। तो मोटा मोटी आपको आइडिया पता होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्वेश्चन अगर इस टाइप का कुछ आता है कि जब आपका इस 1971 के साथ युद्ध हुआ है चाइना के बांग्लादेश और तो था नहीं, पाकिस्तान का, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में, तो उस समय कौन था, तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़, है ना। तो इम्पोर्टेंट राष्ट्रपति का कार्यकाल आप मोटा मोटी देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कर लेंगे इतना। ठीक है, तो 75 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है। बोल रहा है दोस्तों कंसिडर द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार करना है। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। बोला उपरोक्त में से कौन सा से पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए सुख्यात है, मतलब फेमस है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें किसका नाम आपने नहीं सुना है। करनाल। करनाल कहाँ है दोस्तों, हरियाणा। कभी सुने हैं कि करनाल की साड़ी बहुत फेमस है, सुने हैं नहीं, तो इसको हटा दिया। लेकिन कांचीपुरम का नाम और चंदेरी का नाम सब सुना होगा। ठीक है, मतलब 2 और 3 तो होगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है, मतलब 2 और 3 तो होगा। अब देखिए जो भद्राचलम है दोस्तों, ये जो है कहाँ पे है, ये है आपका भद्राचलम तेलंगाना में। ठीक है, यहाँ पे एक मंदिर है जिसको बोलते हैं श्री रामचंद्र स्वामी टेम्पल। श्री रामचंद्र स्वामी टेम्पल, जो तेलंगाना में है, भद्राचलम में है। ठीक है, भद्राचलम जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, समझ गए। उसके बाद जो भद्राचलम मंदिर है, इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था गोलकुंडा शासन के समय। ठीक है, गोलकुंडा शासन के समय हुआ था। तो गोलकुंडा शासन में एक अधिकारी हुआ करता था, नाम था गोपन्ना, जो एक राजस्व अधिकारी होता था। गोलकुंडा का जो राजा था आपका अब्दुल हसन कुतुब शाह। गोलकुंडा का एक राजा था अब्दुल हसन कुतुब शाह, उसका रेवेन्यू अधिकारी था, राजस्व अधिकारी था गोपन्ना, उसने निर्माण कराया था। ठीक है, 17th सेंचुरी में एक मंदिर जिसका नाम था श्री रामचंद्र स्वामी टेम्पल, भद्राचलम, तमिल तेलंगाना में। ठीक है, जो साड़ी के लिए फेमस नहीं है बल्कि मंदिर के लिए फेमस है, तो पहला जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, करनाल तो आपको पता है हरियाणा, ये उतना कुछ चीज़ उतना के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, करनाल दूध उत्पादन के लिए फेमस है, आपको डेयरी के लिए आपको सुना होगा। ठीक है ना। तो उसके बाद 76 का तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3। तो बस हमें इतना नहीं समझना, हमें ये भी देखना है कि भारत में कौन कौन सा प्लेस है जो साड़ी के लिए फेमस है। साथ ही साथ हम इस क्वेश्चन में ये भी आप देख लेंगे कि भारत में जो पेंटिंग्स हैं, क्या पता अभी क्वेश्चन पूछा है साड़ी से, हो सकता है अगले बार आपको पेंटिंग से क्वेश्चन पूछ दे, ऑप्शन दे दे कि कौन सा भारत में फेमस पेंटिंग प्लेस, पेंटिंग कहाँ पे होता है, या फिर मैच करना दे सकता है ना। तो वो सब भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ का साड़ी फेमस है। तो देखिए सबसे पहले कांचीपुरम, या इसको कांजीवरम भी बोलते हैं, कांजीवरम, ये साड़ी फेमस है। ठीक है, ये साड़ी कहाँ का है दोस्तों, तमिलनाडु का। ठीक है, समझ गए। दूसरा साड़ी सबको पता है बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, ये कहाँ का है, यूपी का है। ठीक है, फिर यूपी का एक और साड़ी है, नाम है उसका चिकनकारी। क्या नाम है, चिकनकारी, ये भी साड़ी यूपी का फेमस है। उसके बाद एक साड़ी है, नाम है बंधनी साड़ी, बंधनी साड़ी, ये जो साड़ी है वो गुजरात में फेमस साड़ी है। एक साड़ी है, नाम है नौवारी साड़ी, नौवाड़ी साड़ी, नौवाड़ी साड़ी जो है ये आपका महाराष्ट्र का साड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा। एक है ताँत साड़ी, ताँत, ताँत साड़ी, ये कहाँ का है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का साड़ी है। फिर एक साड़ी है उड़ीसा का,
नाम है उसका बोमकई। क्या नाम है? बोमकई। तो ये भी साड़ी कहाँ का है? उड़ीसा का। ये भी फेमस है। एक तो यही है एमपी का चंदेरी साड़ी, एमपी का। ठीक है। एक है केरल का साड़ी, नाम है कसावू, KASAVU। ये कहाँ का है? केरला का है। ठीक है। एक है असम का साड़ी, नाम है मुग्गा साड़ी। मुग्गा एक सिल्क भी होता है, तो मुग्गा साड़ी फेमस है असम में। ठीक है। पंजाब का साड़ी है, नाम है फूलकारी। क्या नाम है? फूलकारी। ये किसका साड़ी है? पंजाब का। ठीक है। तेलंगाना का एक साड़ी है, नाम है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली जो साड़ी है वो किसका है? तेलंगाना का। तो तेलंगाना का भद्राचलम साड़ी फेमस नहीं है। कौन सा साड़ी है फेमस है? पोचमपल्ली। इसके अलावा तेलंगाना में एक और साड़ी फेमस है, नाम है गढ़वाल साड़ी। गढ़वाल, GADWAL, गढ़वाल। अब इसको गढ़वाल कोई मार के उत्तराखंड मत मार दीजिएगा कि गढ़वाल हिमालय वहाँ पे है तो वहाँ होगा, नहीं। गढ़वाल साड़ी कहाँ का फेमस है? तेलंगाना का। ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो साड़ी फेमस है वो है आपका कोटा का साड़ी, जो कोटा साड़ी। ठीक है। अब कोटा साड़ी कहाँ है? राजस्थान में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साड़ी है जो फेमस है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से सिर्फ हमें यही नहीं पढ़ना है, हमें इस क्वेश्चन से ये भी पढ़ने लेना है कि इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स क्या क्या है इंडिया में और किस तरह से इंडिया में पेंटिंग का विस्तार हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया है। ठीक है। विजन IAS का जो है ये आपका आर्ट एंड कल्चर का मटेरियल है, जिसमें इंडियन पेंटिंग्स के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। आपको पता है कि Zero IAS का एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो वहाँ पे हम उसको शेयर कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ सारा PDF जो इंपॉर्टेंट रहता है हम वहाँ पे दे देते हैं आपको। ठीक है। तो ये तो UPSC ने आपको साड़ी से क्वेश्चन पूछा है, तो पेंटिंग से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, और पूछा भी है UPSC ने क्वेश्चन। तो पेंटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले प्री हिस्ट्री पेंटिंग के बारे में, फिर म्यूरल पेंटिंग, फिर मिनिएचर, फिर रीजनल पेंटिंग, क्षेत्रीय पेंटिंग, और फिर मॉडर्न पेंटिंग। ठीक है। तो ये PDF ज़्यादा नहीं है, 15 पेज का है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पेंटिंग जो है अगर हम देखें तो उसका जो स्रोत है कि कहाँ से हमें मिलता है, तो विष्णु धर्ममोत्र पुराण है। ठीक है। वात्सायन का कामसूत्र है, और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने एक बुक लिखा है जिसका नाम मुद्रा राक्षस। तो तीनों से हम लोग का पेंटिंग का उद्भव पता चलता है। ठीक है। अगर हम देखें तो पेंटिंग में बहुत सारा चीज़ होता है। एक होता है रूप भेद। रूप भेद मतलब हम लोग इसमें रूप को दिखाते हैं। रूप मतलब कैसा वो दिखता है, कैसा उसका फॉर्म है, उसको बोलते हैं रूप भेद। प्रमाण, प्रमाण का मतलब ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका लंबाई चौड़ाई मेजरमेंट कितना होगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमाण। फिर भाव, भाव मतलब होता है इमोशंस, गुस्सा होना, खुशी होना, उसको बोलते हैं भाव। ठीक है, एक्सप्रेशन होना। फिर होता है लावण्य यजनम। अब इमोशंस जब बहुत डीप हो जाता है, उसमें डूब जाता है आदमी, तो उसको हम लोग बोलते हैं लावण्यम योजनम। आपसे पूछ सकता है कि लावण्यम योजनम का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे कि इमोशन में डूबा हुआ। सादृश्यम, अब कोई भी हम पेंटिंग बनाएंगे तो एक जैसा दिखना चाहिए, मतलब जो जैसा है वैसे दिखना चाहिए। अब कौवा, जैसे कौवा इस टाइप का अगर होता है, चोंच निकला हुआ, ठीक है, हमको तो आता नहीं बनाने, ठीक है, ऐसे करके पे होगा कौवा। ठीक है। तो अगर कोई ऐसे बनाए कौवा और कोई अगर कौवा वैसे बना दे ऐसे करके, तो सादृश्य किसके जैसा दिख रहा है? इसके। तो सादृश्य मतलब कि जो चीज़ आप बनाना चाह रहे हो उसके जैसा आपका पेंटिंग कितना मैचिंग करता है। उसके बाद होता है वर्णी, वर्णिका भंग। वर्ण मतलब होता है कलर। तो किस तरह से आप कलर यूज करते हो, अलग अलग कलर यूज करते हो, ब्रश कैसे यूज करते हो, मिक्स कैसे करते हो कलर को, वो भी पेंटिंग में मायने रखता है। तो पेंटिंग ये सब इम्पोर्टेंट जो है चीज़ है जो आपको पेंटिंग में होना चाहिए। ठीक है। बुद्धिज्म और ब्राह्मणिकल में एक होता है लेप्य चित्र और एक होता है लेख चित्र। लेख मतलब जब हम लाइन के द्वारा पेंटिंग बनाते हैं, स्केच करते हैं, तो उसको हम तो लेख चित्र बोलते हैं। लेप मतलब जब हम लोग टेक्सटाइल पे, कपड़ों पे पेंटिंग बनाते हैं, कलर के द्वारा भरते हैं जब, तो उसको हम लोग लेप चित्र बोलते हैं। ठीक है।
फिर अगर हम प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का बात करें, पूर्व ऐतिहासिक पेंटिंग का, तो पेट्रोग्लिफ होता था। पेट्रोग्लिफ मतलब पत्थरों में पेंटिंग किया जाता था। जैसे भीमबेटका के मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे जो एक मिनरल होता था ओकर या फिर गेरू, उसको हम लोग लाइम और वाटर के साथ मिक्स करके बनाते थे। लाल कलर, येलो, ग्रीन और वाइट कलर का यूज करते थे। और जो जानवर बनाते थे वो जंगली भैंसा होता था, एलिफेंट, राइनो, टाइगर। और आदमी का फिगर हम लोग लाल कलर से बनाते थे और डांसर का ग्रीन से, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जनरली बनाते थे ग्रीन कलर का। फिर पेलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक समय आया। मेसोलिथिक में पेंटिंग का जो साइज़ हो गया वो छोटा हो गया और रेड कलर का ज़्यादा यूज होने लगा। और पहले उतना ज़्यादा चीज़ पे पेंटिंग नहीं बनाते थे। अब पेंटिंग का थीम भी इंक्रीज कर गया। अब ग्रुप में पेंटिंग होने लगा, मतलब ग्रुप वाला पेंटिंग बनाया जाने लगा, दिखाया जाने लगा कि पब्लिक किस तरह से ग्रुप में अब रहने लगा, क्योंकि आपको पता है सिविलाइजेशन अब चेंज हो रहा है। पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है। इसमें आपको जैसे कि भीमबेटका का पेंटिंग है, मेसोलिथिक का भी है और पेलियोलिथिक का भी है। उत्तराखंड में लखुदियार रॉक पेंटिंग है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक आदमी किस तरह से हाथ पकड़ के दूसरे आदमी से जुड़ा हुआ है और साथ में खेती कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, अब जानवर पे लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये दिखा रहा है कि हम लोग ने जानवर को कंट्रोल कर लिया। पहले लोग जानवर से डर के भागते थे, लेकिन मेसोलिथिक समय में क्या हुआ, लोगों ने तीर धनुष का आविष्कार कर दिया, तो उससे जानवर को मारने लगे और फिर जानवर को कंट्रोल करने लगे। और जानवर से अब डरने नहीं लगे, बल्कि जानवर को अब ग्रेजिंग करने लगे, पालने लगे और उस पर सवारी भी करते थे। फिर आता है चारकोलिथिक का समय, जो आपका हड़प्पा का समय। इसमें ग्रीन और येलो कलर का पेंटिंग यूज होने लगा। युद्ध का वर्णन किया जाने लगा। घोड़ा हो गया था, आपको पता है आर्यन के समय में, तो घोड़ा और एलिफेंट का भी हो जाने लगा। देखिए तीर धनुष के लोग चला रहे हैं। ठीक है, फिर अलग अलग शेप यूज होने लगा, स्पाइरल, रोम्बो का, सर्कल का शेप। ठीक है, किस तरह से चमड़ा को हम लोग टैनिंग करते हैं, ठीक है, उसका भी हमें साक्षात मतलब साक्ष्य मिलता है। एग्जाम्पल है, अब एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ सकता है। मान लो दे दिया नरसिंहगढ़, तो पता होना चाहिए कि नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में है। जोगीमारा केव्स छत्तीसगढ़ में है। घोड़सर केव छत्तीसगढ़ में है। कोहा बाउर रॉक आर्ट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। फिर उसके बाद उड़ीसा में हमें योगी मठ रॉक शेल्टर मिलता है। चितवा डोंगरी या गूढ़ा हांडी रॉक शेल्टर भी उड़ीसा में मिलता है। तो ये हो गया चालकोलिथिक में। फिर अगर हम इंडियन पेंटिंग को बांटें तो दो पार्ट टाइप में बटेगा। एक होता है म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल का मतलब जो बड़े बड़े पेंटिंग होते हैं जो दीवार में बनाते हैं। मिनिएचर पेंटिंग वो होता है जो बहुत छोटा साइज का होता है। और अगर विशेष रूप से देखें, ठीक है, तो मिनिएचर जो पेंटिंग होता है वो जितना भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसका 1/6 होता है मिनिएचर पेंटिंग, और ये कपड़ों वपड़ों में होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए म्यूरल पेंटिंग के बारे में है, अजंता पेंटिंग। तो इस तरह से आपको पूरा पढ़ लेंगे आशा करते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया किस तरह से पढ़ना है, तो ऊपर ऊपर हल्का हल्का आप देखते रहेंगे तो आपको खत्म हो जाएगा। म्यूरल पेंटिंग खत्म हो जाएगा। फिर आएगा मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग कितना होता है, जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है, उससे जो पेंटिंग बनाएंगे वो उसका 1/6 साइज का रहेगा। और जो भी पेंटिंग रहेगा वो 25 स्क्वायर इंच से ज़्यादा एरिया नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम लोग मिनिएचर पेंटिंग बोलेंगे। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है पाल स्कूल ऑफ पेंटिंग में, आप भ्रम्स स्कूल ऑफ पेंटिंग में। ठीक है, तो इसमें यही सब हमें जानना है कि वो पेंटिंग का कब टाइम पीरियड कितना था, ठीक है, और कहाँ पे था, और उसका थीम क्या था। बस यही सब समझेंगे कि टाइम पीरियड क्या था, उसका थीम क्या था, किस चीज़ पे होता था, और अगर कोई फेमस पेंटर है उसका तो, ठीक है, और किस राजा के कार्यकाल में कौन सा राजवंश उसको सबको समर्थन दिया था, ठीक है, और कौन एरिया का था। ये 4-5 पॉइंट अगर याद कर लीजिए हर पेंटिंग पे तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सुल्तान का मिनिएचर पेंटिंग है, मुगल का पेंटिंग है। यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था आपको, ठीक है, कि पेंटिंग किसके समय में बहुत जो है चरम उत्कर्ष पे चला गया, है ना। तो ये सब आप ध्यान देंगे। फिर साउथ इंडिया का पेंटिंग है, तांजौर पेंटिंग, मैसूर पेंटिंग। तो तुरंत आपको सिंपल भाषा में पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे से ये लिखा गया है, विजन आईएएस ने बहुत बढ़िया से नोट्स बनाया है इसका। ठीक है, तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 76 में आपको साड़ी से क्वेश्चन पूछा है, तो हो सके कि पेंटिंग से क्वेश्चन पूछ सकता है। और पेंटिंग हमारी यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी ने पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, नेशनल हाईवे 4 और सिटी कनेक्टेड। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पहले आता था कि नेशनल वाट हाईवे, हाईवे तो अब बहुत है, तो अब सब हाईवे को याद करने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब हमें जो नेशनल वाटर वे है ना, उसके बारे में पढ़ना चाहिए, नेशनल वाटर वेज। ठीक है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे।
क्वेश्चन पूछा है रोडवे से, हाईवे से, लेकिन हम क्वेश्चन तैयार जो करेंगे वो वाटरवेज से करेंगे। ठीक है, तो देखिए वाटरवेज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो है एक मैप है जिसमें दिखाया गया है कि कौन कौन सा वाटरवेज इंडिया का हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल इंडिया में 100 से ऊपर वाटरवेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो फेमस है वो है 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 जो वाटरवेज है वो इंडिया के लिए फेमस है। तो पहला वाटरवेज देखिए, ये आपका इलाहाबाद यहाँ पे है, जिसको प्रयागराज नाम आप चेंज है, तो इलाहाबाद टू धुबरी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला जो वाटरवेज है नेशनल वाटरवेज 1, वो गंगा नदी पे है। कहाँ से? हल्दिया टू इलाहाबाद। ठीक है, तो इलाहाबाद मतलब प्रयागराज यूपी, और ये हल्दिया, तो ये हमारा पहला वाटरवेज है। ठीक है, जो कौन कौन सा स्टेट से जाता है? तो यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, 1620 किलोमीटर का है। ठीक है, गंगा नदी पे। दूसरा वाटरवेज नॉर्थ ईस्ट में है, जो सदिया है हमारा। ठीक है, आसाम में। ठीक है, और धुबरी जो आपका वो भी आसाम में है, इसको लिंक करता है धुबरी टू सदिया। ठीक है, सदिया जो है अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बॉर्डर में है। ठीक है, तो ये कौन कौन सा राज्य को सेवा देगा? आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया वाटरवे नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न कोस्ट में, तो एक एरिया है कोट्टापुरम। ठीक है, केरला में, और कोल्लम केरल में, इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, कोल्लम टू कोट्टापुरम कौन सा राज्य में है? केरला में। ठीक है, और इसी पे एक हम लोग कैनाल भी बनाया है जिसका नाम है चंपाकरा कैनाल। ठीक है, समझ गए? बाद में कोट्टापुरम को हम लोग और आगे बढ़ा के उद्योग मंडल कैनाल तक इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया नेशनल वाटरवे नंबर 3। ठीक है, उसके बाद नेशनल वाटरवे जो 4 है वो आपका काकीनाडा जो है हमारा है। ठीक, आंध्र प्रदेश में, और जो पौंडीचेरी है तमिलनाडु में, इसको लिंक करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको पता है ये गोदावरी नदी है। ठीक है, और ये हमारा कृष्णा नदी है, और कृष्णा की ये ट्रिब्यूटरी है भीमा। ठीक है, तो गोदावरी कृष्णा के कैनाल पे काकीनाडा और से पौंडीचेरी को जोड़ता है वाटरवे नंबर 4। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पौंडीचेरी को सेवा देगा। 1078 किलोमीटर इसका लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई याद नहीं करेगा, बस मोटा मोटी याद कर लो। सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे 1 है। ठीक है, तो वाटरवे 4 हो गया। वाटरवे जो 5 है वो ब्राह्मणी डेल्टा में है। ठीक है, तो देखिए ये जो नदी है दोस्तों, ये है ब्राह्मणी। ठीक, और यहाँ जो ये सुंदरबन डेल्टा है, तो सुंदरबन डेल्टा से इसको जोड़ने का काम करता है कौन? हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 5। ठीक है, तो ये नेशनल वाटरवे नंबर, ये जो है दोस्तों वो है नेशनल वाटरवे नंबर 5, जो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में है। तो गोइनखली और तालचेर को ये जोड़ता है। ठीक है, समझ गए ना? अच्छा, यहीं पे आपका ढमरा नदी भी है, धमरा, और ये आपका बैतरनी नदी है, ब्राह्मणी नदी, और यहीं पे बैतरनी नदी भी है, और उसके बगल में आपको महानदी दिखेगा। तो एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ब्राह्मणी नदी जो है महानदी का ट्रिब्यूटरी है, तो ट्रिब्यूटरी नहीं है, दोनों अलग अलग नदी है। देखिए दोनों बंगाल खाड़ी में जा रही है, ये भी और ये नदी भी, महानदी भी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया, ये वाटर पे नंबर आपका 5 क्लियर हो गया। वाटर पे जो 6 है वो है बराक नदी में। बराक आपको पता है मणिपुर का एक नदी है, तो असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा को ये सेवा देता है। ये लखीपुर और भंग के बीच में है। ठीक है, ये हो गया वाटर नंबर 6। ठीक है, समझ गए? तो ये आपको याद रखिएगा, नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कि एक यहाँ पे है, 2 इधर चले जाओ, 3 इधर चले जाओ, 4 इधर चले जाओ, 5 उसके ऊपर और 6 इधर। तो इस तरह से आपको याद करना है कि कौन सा नदी में है और मोटा मोटी कौन सा राज्य को सेवा देता है। ठीक है, तो अब क्या है कि हाईवे से यूपीएससी क्वेश्चन अब नहीं पूछता, क्योंकि ये क्वेश्चन आउटडेटेड हो गया है। उस समय वो हाईवे का नेमिंग वेमिंग में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था। ठीक है, तो अब वो सब नहीं पूछेगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो पूछेगा तो वो वाटरवेज से पूछेगा, जल मार्ग से, ना कि हाईवे से। इसीलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वाटरवेज आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स
निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पे हमें विचार करना है। ठीक है। पहला, द इंटरनेशनल प्लांट ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, विश्व विरासत अभिसमय। तो ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद ये पूछा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को से कौन सा चीज़ संबंध रखता है। ठीक है। तो ये बताइए, अगर हम बीज को बचाएंगे, किसके लिए बोल रहा है, प्लांट को बचाएंगे। तो अगर हम प्लांट के जेनेटिक रिसोर्स को बचाते हैं, उसके लिए कोई अगर संधि है, तो बायोडाइवर्सिटी को बचाएगा कि नहीं बचाएगा, बचाएगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो मरुस्थलीकरण को अगर हम फैलने से रोकते हैं, तो ये भी बायोडाइवर्सिटी बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर किसी को डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कंचनजंगा को डिक्लेयर कर दिया हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो भारत का मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो बताइए कि हमारा बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होगा या नहीं होगा, एकदम होगा। इसका मतलब तीनों जो चीज़ है, तीनों से बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट होता है। तो इसका तो आंसर तो आपको दिख गया 1 2 3। लेकिन क्या इतने जानने से आपका काम हो जाएगा? तो नहीं, आपको ये जो ऑप्शन दिया हुआ है तीनों के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तब जाके यूपीएससी अगर क्वेश्चन रिपीट करेगा तब आपका उससे क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवांशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है, ये हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है। आप एफएओ के बारे में सुने होंगे। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जब मीटिंग हुआ था 2001 में, तो वहाँ पे बात किया गया था कि हम एक इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय संधि लेके आएंगे प्लांट के जेनेटिक रिसोर्स के लिए। ठीक है। तो ये किसका है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ही है, जो 2001 में लाया गया था। इसको सीड ट्रीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीड ट्रीटी में बोलते हैं। आपको एफएओ के बारे में पता होगा। एफए जो है वो है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर में आता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? रोम, इटली में है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एफएओ के बारे में। वहीं अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, तो आपको पता है रियो अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, 1992 में। वहाँ पे 3 चीज़ उभर के आया था, UNFCCC, UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन डेजर्टिफिकेशन, और तीसरा जो कन्वेंशन हुआ था वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हुआ था। तीनों जो है वो आपका किस लिए रिलेटेड था? ताकि हम इन्वायरमेंट को बचाएंगे। ठीक है। तो UNCCD का जो है मीटिंग होता है। ठीक है, वहाँ पे बातें होती है कि किस तरह से हमें डिजर्टिफिकेशन जो है मरुस्थलीकरण को बनने से रोकना है। मतलब कोई भी एरिया मरुस्थल ना बने, उसको किस तरह से रोकेंगे, किस तरह से प्लांट लगाएंगे, किस तरह से हम अपने जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, उसके लिए बोलते हैं UNCCD का कन्वेंशन। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया इन्वायरमेंट के क्लास में, उसको देखिए। ठीक है, क्या पता अगला बार आपको इसी से क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। तो इसका कन्वेंशन जो है, इसका मीटिंग होता है ना, तो उस मीटिंग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने आपको डिटेल में इसको पढ़ाया है, उसको आप देखिए। फिर तीसरा है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। ये जो कन्वेंशन है दोस्तों, वो यूनेस्को का है। यूनेस्को जो है आपका यूनाइटेड नेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1972 में विश्व विरासत जो है कन्वेंशन अभी समय शुरू किया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, जो भी इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं उसको पहचान दिया गया था। ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करने का बात किया गया था। ठीक है, तो इसी तरह से अगर पूछ ले, अगर हो सकता है कि आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। ठीक है, तो उसका लिस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये वाजी रामायण रवि का मैंने मटेरियल निकाला है गूगल से। ठीक है, तो इसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में लिखा गया है। तो इंडिया में टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं वो टोटल है 43। ठीक है, जिसमें से यहाँ से 42 नहीं है, कितना यहाँ पे 43 है, 43 है, जिसमें से 34 जो है वो हमारा कल्चरल साइट है, 7 जो है वो नेचुरल साइट है, और 2 है मिक्स्ड साइट। तो टोटल कितना हो गया? 43 साइट। अगर पूछेगा पूरे विश्व में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि किस देश में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो किस देश में है? इटली में है, वो याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिया में जो
टोटल 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसमें से 34 क्या है कल्चरल, जिसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। जैसे आगरा फोर्ट है, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ये मुगल का किला है। अजंता गुफा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है अजंता गुफा से, देखिए महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ पे बुद्धिस्ट आपको केव पेंटिंग दिखेगा, ठीक है। फिर एलोरा महाराष्ट्र में है, यहाँ पे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों का आपको दिखेगा आर्किटेक्चर। फिर ताजमहल के बारे में तो सब जानते हैं, मुगल जो है इसको बनाया था शाहजहां ने। सन टेम्पल कोणार्क का है, उड़ीसा में बना है, ठीक है। ये 13th सेंचुरी टेम्पल है, ठीक है, सूर्य भगवान के लिए। फिर तमिलनाडु का महाबलीपुरम, इससे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ये पल्लव डायनेस्टी का है, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का मंडप मिलेगा, द्रौपदी मंडप, कर्ण मंडप, भीष्म मंडप, अर्जुन मंडप, ये सारा मंडप। मंडप मतलब साउथ इंडिया में जब मंदिर का आविष्कार हुआ तो शुरू जब मंदिर बना था तो उसको मंडप बोलते थे, ठीक है। तो 1984 में टाइम पीरियड नहीं याद कर रहे हैं। गोवा का फिर एक उसी तरह चर्च है, चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, पुर्तगाली लोग आए थे यहाँ पे, ठीक है, इसलिए वो चर्च बनाए थे। फतेहपुर सीकरी जो हमारा उत्तर प्रदेश में है, आगरा के बगल में है, ठीक है, इसको अकबर के द्वारा बनाया गया था ये शहर को, ठीक है। इसमें आपको इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर का झलक मिल जाएगा। कर्नाटक का है हम्पी का, ठीक है। विजयनगर अम्पायर का ये राजधानी हुआ करता था 14 से 16 सेंचुरी में, ठीक है। मध्य प्रदेश में खजुराहो है, इसको चंदेल राजाओं ने बनाया था। इसमें आपको हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों आपको दिखेगा, ये याद करना है कि खजुराहो में हिंदुइज्म और जैनिज्म दोनों दिखता है। 10th 11th सेंचुरी में इसको बनाया था किसने, आपका हमारे खजुराहो और चंदेल राजाओं ने, ठीक है, बुंदेलखंड में। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है, मुंबई के पास, ठीक है। इसमें आपको शिव धर्म के बारे में गुफा है, ये 6th सेंचुरी में ये बना था। मोनूमेंटल है, मोनूमेंटल मतलब एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। उसके बाद तमिलनाडु का चोला लो का टेम्पल है, 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी में चोला अम्पायर जो था, शुरू में चोला तो पहले आया था 3rd सेंचुरी के आसपास, ठीक है, लेकिन ये लेटर चोला जो बाद में आए थे उनका है 11th 12th सेंचुरी वाला। फिर कर्नाटक में पट्टादकल है मोनूमेंट्स, ये चालुक्य डायनेस्टी ने बनाया था। इसमें आपको नॉर्थ और साउथ का मिक्सचर दिखेगा, मतलब नागरा और द्रविड़ का। तो याद पूछ सकता है आपसे पट्टादकल कहाँ पे है, कौन बनाया था, चालुक्य राजाओं के समय पट्टादकल में मंदिर बना है, ठीक है। उसी तरह से सांची स्तूप से पूछा है यूपीएससी क्वेश्चन, इसमें 3rd सेंचुरी बीसी में, ठीक है, अशोक के समय में सांची स्तूप बना है मध्य प्रदेश में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं टॉम, ताजमहल के जैसे ऐसा थोड़ा, ताजमहल के पहले ये बना हुआ है, ठीक है। दिल्ली में फिर ये कुतुब मीनार है, ठीक है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था, ठीक है। दिल्ली में फिर उसी तरह से दार्जिलिंग, एक दिल्ली नहीं है यहाँ पे तो कलकत्ता, ये जो है दार्जिलिंग आपका कहाँ पे है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। कलका शिमला और नीलगिरी का माउंटेन रेल है, जो पहाड़ में रेल चलता है, वो धीरे धीरे छुक करके। भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में है, बहुत साल पुराना है, प्री हिस्टोरिक एज का है। गुजरात में चंपानर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, मुगल के पहले का है, 8 से 14 सेंचुरी एडी का। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, जहाँ पे मुंबई में बम धमाका हुआ था, ठीक है। इसको जो है डिजाइन किए थे फ्रेडरिक विलियम स्टिप्स ने, गोथी का स्टाइल में है ये, जिसमें इटली का भी आपको इन्फ्लुएंस मिलेगा, ठीक है। लाल किला दिल्ली का, ठीक है, शाहजहां ने बनवाया था, 17th सेंचुरी मुगल का बिल्डिंग है। राजस्थान का ही जंतर मंतर, जिसको आपको बनाया था आपको जय सिंह ने, है ना। फिर राजस्थान का ही पहाड़ी है, ठीक है, राजपूत के आपको जो है वंश का, राजपूत वंश का। फिर गुजरात में रानी की वाव है, आप देख रहे हो कि नीचे में तालाब है, फिर मंदिर के सीढ़ी के थ्रू नीचे जाएंगे। क्वींस स्टेप वॉल, रानी जो है नीचे आके नहाती वहाती होगी, ठीक है। फिर बिहार में आपको नालंदा का खंडर है, याद रखिएगा नालंदा का खंडर महायान बुद्धिज्म का है। बुद्धिज्म 2 टाइप का होता है, हीनयान महायान, तो नालंदा का किसके लिए है, महायान के लिए, याद रखना है आपको। उसी तरह से चंडीगढ़ में
का जो सिटी का डेवलपमेंट हुआ है वो ली कार्बूजियर ने किया है, ठीक है, 17th सेंचुरी में। उसके बाद गुजरात में अहमदाबाद सिटी है, ठीक है। महाराष्ट्र का विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको है। ये सब नहीं पूछेगा, बस जो हाँ ऐसा चीज़ पूछेगा जो आपको लग रहा है कि हाँ अब इससे क्या ही पूछेगा कि राजपूत में राजस्थान में जयपुर सिटी है, तो याद रखना 18th सेंचुरी में जयपुर अम्बेर की राजधानी जो है जयपुर को बनाया गया था। फिर गुजरात में धोलावीरा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हड़प्पन साइट है। यहाँ पे आपको अच्छा से प्लानिंग पूरा वेल प्लान्ड वाटर का हार्वेस्टिंग सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल है, जिसको रामप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, 2021 में इसको शामिल किया गया था, 13th सेंचुरी का है, ठीक है। वेस्ट बंगाल का शांति निकेतन, यहाँ पे मैं गया हूँ भी घूमने के लिए, ठीक है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद कर्नाटक में है होयसाला के द्वारा बनाया गया मंदिर, यहाँ भी मैंने घूमा है, ठीक है। अभी हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था तो गए थे घूमने, ठीक है। तो ये बेल्लूर में है, हलबीड में है, सोमनाथपुरा में है, कर्नाटक में, ठीक है, द्रविड़ का है। तो ये हो गया कल्चरल साइट। उसके बाद हमारे पास 7 है नेचुरल। तो नेचुरल मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, यहाँ पे वर्ल्ड लार्जेस्ट वन हॉर्न राइनोसेरस मिलता है, पूछा है यूपीएससी ने क्वेश्चन। फिर राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क बार बार पूछा है, ठीक है, इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, ये मैन मेड है। फिर असम में ही मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी है, जिसके बारे में इन्वायरमेंट में मैंने स्टडी पढ़ाया था आपको। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है, ठीक है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा मैनग्रोव है सुंदरबन पूरे विश्व में। फिर उत्तराखंड में नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स है नेशनल पार्क, ठीक है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट है, ये भी हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है नेचुरल वाला। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये याद करना है, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय है नेशनल पार्क। अब जम्मू कश्मीर में चाहे उत्तराखंड में नहीं मार दीजिएगा। तो हमारे पास 34 जो है वो कल्चरल है, 7 है नेचुरल और 2 है मिक्स्ड, मतलब जिसमें कल्चरल और नेचुरल दोनों रहेगा, ठीक है। जैसे कंचनजंगा नेशनल पार्क 2016 में इसको घोषित किया गया था, सिक्किम में, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग आपको हिमालय अलग अलग हाइट का है, तो अलग अलग हाइट पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको वेजिटेशन मिल जाएगा। रानी की वाव जो पाटन गुजरात में है, ठीक है, इसको भी मिला क्या, ये भी एक हमारा मिक्स साइट है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिए, तो देखिए रानी की वाव जो है वो मिक्स साइट में भी शामिल है, ठीक है, और वो जो है कल्चरल साइट में भी शामिल है, इसलिए वो कॉपी हो गया है दोनों जगह। इसीलिए अगर पूछेगा भारत में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, तो यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है कि 42 है। क्यों? क्योंकि जो रानी की वाव है वो आपका कल्चरल में भी आ जाएगी और मिक्स में भी, इसीलिए डबल हो गया। तो टोटल हमारा वेबसाइट जो भारत में है वो है 42, याद रखिएगा, 43 नहीं है, ठीक है, समझ गए ये। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन सही है, बाकी मैंने आपको डिटेल में बता दिया तीनों ऑप्शन के बारे में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ आवर। अर्थ आवर के बारे में है, पृथ्वी काल के संदर्भ में बोल रहा है, यह यूएनईपी और यूनेस्को का उपक्रमण है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है, इट इज़ ए मूवमेंट इन विच द पार्टिसिपेशन स्विच ऑफ द लाइट फॉर 1 आवर ऑन ए सर्टेन डे एवरी ईयर। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, इट इज़ ए मूवमेंट टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द क्लाइमेट नेट। बोल रहा है, ये एक ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला अभियान आंदोलन है। तो देखिए, अगर हम लाइट स्विच ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब हमको पता चल जाएगा कि अच्छा इतना बिजली खर्च हुआ होगा और हम जागरूक हो चुके हैं, इसलिए हम जो है अननेसेसरी लाइट है जो ज़रूरत नहीं है उसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं साल में 1 घंटा के लिए, ठीक है। और मार्च का महीना होता है दोस्तों, ठीक है, उसका अंतिम शनिवार को हम लोग अर्थ आवर मनाते हैं, पृथ्वी काल मनाते हैं। कब मनाते हैं? मार्च का जो महीना होता है उसका लास्ट शनिवार को हर साल मनाते हैं, ठीक है। तो ये सही है। और इसमें लाइट जो है ऑफ़ कर देते हैं, लेकिन सभी लाइट ऑफ़ नहीं करेंगे, जो लाइट ज़रूरत है उसको रखेंगे। जैसे मान लो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का लाइट ऑफ़ नहीं कर सकते, हमारा बॉर्डर एरिया है उसका नहीं कर सकते, ट्रैफिक लाइट नहीं कर सकते। तो जो काम का है हम छोड़ देंगे, बाकी हम 1 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर देंगे, ठीक है। और ये हर देश में होगा तो शनिवार को ही, लेकिन चूँकि
रात और दिन सब जगह अलग अलग टाइम पे होता है, इसीलिए अलग उस अपने अनुसार 8:30 बजे से 9:30 बजे हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे अपना 1 घंटा लाइट। ठीक है। और ये यूएनईपी और यूनेस्को का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि अगर अर्थ आवर यूएनईपी और यूनेस्को का प्रोग्राम होता तो आप इसको कहीं ना कहीं सुनते, लेकिन नहीं सुनते हैं। इसका मतलब अपने आप पे आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भैया हमने यूनेस्को के बारे में पढ़ा है, हमने कहीं भी रिलेट करके नहीं पाया अर्थ आवर के बारे में, ना ही हमने यूएनईपी से रिलेट किया। तो रिलेट करेंगे तो कैसे करेंगे जब है ही नहीं तो। ठीक है। तो अर्थ आवर जो है दोस्तों वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF उसका है, ना कि हमारा यूएनईपी और यूनेस्को का है। इसीलिए हमारा ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है। तो आंसर जो सही है करेक्ट पूछा हमसे, तो हम जाएंगे 2 और 3 की ओर। ठीक है। तो आप समझ गए अर्थ आवर के बारे में। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए फूड चेन, डायटम, क्रस्टेशियंस, हेरिंग्स। देखिए इन्वायरमेंट में ने आपको फूड चेन के बारे में बताया है, और हमने आपको एक्वाटिक जलीय वाटर खाद्य चक्र के बारे में भी बताया था। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, डायटम, क्रस्टेशियन, हेरिंग, तो ये सब एक्वाटिक इकोसिस्टम है, एक्वाटिक फूड चेन है। ठीक है। जो पानी में होता है। ठीक है। तो पानी में सबसे पहले पता है आपको फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन को खाता है जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को खाता है क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन को खाता है स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को खाता है बिग फिश। ठीक है। इस तरह से रहता है दोस्तों। तो फाइटोप्लैंक्टन का ही एग्जाम्पल आपका है डायटम, उसी का एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन का ही। फाइटोप्लैंक्टन का ही एग्जाम्पल है कोकोलिथोफोर्स, कोकोलिथोफोर्स। ये सारा चीज़ जो है फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल है। ठीक है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन क्या है, डायटम। तो ठीक है, पहला में डायटम होगा। फिर उसको कौन खाता है, जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो खाना खुद बनाता है। तो एक तरह का समझ लो कि समुद्र में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, जो प्लांट के रूप में रहते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल है डायटम, साइनोबैक्टीरिया, कोकोलिथोफोर्स। उसको खाता है जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन खाता है क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन का मतलब केकड़ा, श्रिम्प, क्रिल, क्राइफिश, उसको बोलते हैं क्रस्टेशियन। उसको खाता है छोटा फिश, छोटा फिश को बोलते हैं हेरिंग, HERRING, हेरिंग। और उसको बड़ा फिश खाता है दोस्तों। तो आंसर क्या होगा, डायटम को खाएगा क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन को खाएगा हेरिंग। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है। बाकी क्या होता है डायटम, क्या होता है फाइटोप्लैंक्टन, क्या होता है क्रस्टेशियन, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, समझ गए। तो 80 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81। बोल रहा था पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, किसने कराया, लॉर्ड कर्जन ने। क्यों कराया, क्योंकि देखिए उस समय बंगाल में बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहा था, क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन ये सब चल रहा था। ठीक है। उसके बाद जब पार्टीशन बंगाल हो गया तो हम लोगों ने बॉयकॉट आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है ना, एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था। तो उसको आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेज ने क्या किया, बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया। इस तरह से इसको बोल दिया गया ईस्ट बंगाल, और इसको बोल दिया गया वेस्ट बंगाल। ठीक है। जो ईस्ट बंगाल था इसमें अभी का आपका बांग्लादेश और असम है। ठीक है। जो आपका मुस्लिम एरिया था, मुस्लिम एरिया। ठीक है। और प्लस यहाँ के लोग बोलते थे बंगाली। ठीक है। जो वेस्ट आपका बंगाल था, ठीक है, इसमें शामिल है अभी का वेस्ट बंगाल। ठीक है। फिर उड़ीसा। ठीक है। तो यहाँ के लोग जनरली प्लस बिहार, तो यहाँ के जो लोग थे वो आपको क्या बोलते थे, हिंदी। ठीक है। और पॉपुलेशन मैक्सिमम आपका हिंदू था। तो आप देख रहे हो कि एक धर्म के और भाषा के आधार पर बंगाल को 2 पार्ट में बांट दिया गया। जहाँ पे हमारा जो ईस्ट बंगाल था ये वाला, इसमें मुस्लिम मेजोरिटी है और यहाँ का भाषा है बंगाली। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ का मैक्सिमम भाषा जो आपको मिलेगा हिंदी, और धर्म मिलेगा हिंदू। तो भाषा के आधार पर अंग्रेज ने बांटा, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिसका लोगों ने विरोध किया। और बांटा कौन, कर्जन था। ठीक है। कर्जन जो था वो भारत में 1899 से लेके
1905 तक था। ठीक है, तो उसी के समय में भारत में बंग भंग आंदोलन हुआ, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फिर बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। फिर रॉयल दरबार होता है। रॉयल दरबार कब होता है? 1911 में। तो वहाँ पे बोला जाता है कि अब हम बंगाल को जो हम बांटे थे उसको हम ख़त्म रद्द करते हैं। अब फिर से हम जो है बंगाल की राजधानी को दिल्ली ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ था 1911 में, जॉर्ज 5 के समय। ठीक है, और आपने सुना भी होगा, दिल्ली में अगर कोई रहा है संत नगर एरिया में, मुखर्जी नगर एरिया में, तो कभी जाइएगा संत नगर में। जब आप जाएंगे बुढ़ारी के पास, ठीक है, तो एक जगह है बुढ़ाड़ी, बुढ़ाड़ी बोल रहा हूँ, ये धीरपुर। धीरपुर एक जगह है। जब आप जीटीबी नगर से आप जाएंगे तो बोलिएगा धीरपुर, तो धीरपुर उतार देगा आपको। तो वहाँ पे बोलिएगा कोरोनेशन पार्क जाना है, तो रोड पे ही है कोरोनेशन पार्क। तो कोरोनेशन पार्क में ही 1911 में आपका बंगाल विभाजन को ख़त्म किया गया था। बड़ा बड़ा मूर्ति वहाँ पे बनाया गया है जॉर्ज पंचम का। तो देखने का चीज़, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, भीड़ भाड़ रहता है, लोग घूमने फिरने भी जाते हैं। ठीक है, वॉकिंग करने तो आपको जा सकते हैं। मुखर्जी नगर से बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, कोरोनेशन पार्क नाम है। ठीक है, तो उस समय जब 1911 में मीटिंग हुआ था, तो जो बंगाल का पार्टीशन था उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि लोग बहुत जो है विरोध कर रहे थे। और दिल्ली जो है दोबारा से ट्रांसफ़र कर दिया गया कलकत्ता का राजधानी, भारत का राजधानी। समझ में आ गया? अब देखिए रॉयल दरबार जो हुआ है, तो रॉयल दरबार से आप क्या समझते हैं? हो सकता है आपसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ दे। तो देखिए अभी तक ब्रिटेन के इतिहास में भारत में 3 बार जो है रॉयल दरबार हुआ है। रॉयल दरबार को बोलते थे दिल्ली दरबार। जब ब्रिटेन का राजा भारत में आता था तो 3 बार लगभग आया, और 3 बार भव्य उसका स्वागत किया गया है। उसी को बोलते हैं दिल्ली दरबार या रॉयल दरबार। ठीक है, दोस्तों, तो 3 दिल्ली दरबार हुआ। ठीक है, एक हुआ 1877 में। ठीक है, दूसरा जो दिल्ली दरबार हुआ वो हुआ आपका 1903 में, और तीसरा हुआ 1911 में। जो 1877 का दिल्ली दरबार हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि क्वीन जो विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, ये जो है भारत की महारानी बनी, इसीलिए हुआ। 1903 में इसलिए हुआ क्योंकि किंग जो एडवर्ड था, किंग एडवर्ड 7वां, ठीक है, इसका राज्याभिषेक हुआ। 1911 में इसलिए हुआ क्योंकि जॉर्ज पंचम का कोरोनेशन हुआ, कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, तो ये 3 जो है दिल्ली दरबार हुआ है। यूपीएससी आपसे हो सके पूछ सकता है, बोल देगा 4 हुआ है या उल्टा पुल्टा डेट दे देगा, तो वो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो 82 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। तो ये तो हो गया बी ऑप्शन सही है ना। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? बोल रहा है कि 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ कब तक बना रहा? क्या वो प्रथम विश्व युद्ध तक बना रहा? 1914 तक? नहीं, पहले ही आपको पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो बंग विभाजन था वो 1914 तक थोड़ी था, तुरंत तो ख़त्म हो गया था। क्या वो सविनय आंदोलन तक चला? मैंने तो 1929-30 तक चला? नहीं, ये भी नहीं है। क्या वो 1947 तक चला भंग विभाजन? नहीं, ये भी नहीं। ये 1911 में ख़त्म हो गया। ठीक है, तो 81 का हो गया आंसर बी। क्वेश्चन नंबर हम 82 देखते हैं। बोल रहा था 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑफ सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट बिकॉज। देखिए आपको पता है कि 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? लाहौर में। अध्यक्षता कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उस अधिवेशन में बोला था कि भारत जो है अब पूर्ण आज़ादी के लिए लड़ेगा, पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेगा। अब पूर्ण स्वराज ही कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, और ये हुआ था रावी नदी के तट पे, उन्होंने झंडा फहराया था। ठीक है, और डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस डे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और रावी नदी के तट पे झंडा फहराया था। लाहौर सेशन जो हुआ था इसलिए हुआ था क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया था। किसने? अंग्रेज ने। तभी जाकर लाहौर सेशन हमारा हुआ था। और इसी सेशन में ये बात बोला गया था कि हम जो है
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट करेंगे इंडिया में, ठीक है। तो उसके बाद ही भारत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है चला, स्टार्ट हुआ, ठीक है। जहाँ पे फिर गांधी जी ने, आपको पता है कि साबरमती से दांडी तक गए और वहाँ पे नमक बॉईल करके नमक बनाने वाले कानून को तोड़े, क्योंकि पहले नमक बनाना अलाउ नहीं था पब्लिक को, लेकिन सिर्फ अंग्रेज नमक बेचते था। तो गांधी जी ने उस कानून को तोड़ा, बोला कि ये कानून गलत है। फिर वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, समझ रहे हो। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री का है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और किस टॉपिक से है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपके सबके पास स्पेक्ट्रम का बुक होगा या लूसेंट का बुक होगा, उसमें जो कांग्रेस का सेशन है वो देख लीजिएगा कि कितना सेशन हुआ, मतलब कब कब सेशन हुआ, कहाँ पे हुआ, और उस सेशन का रिजल्ट क्या था, ठीक है। वो आपको लूसेंट में या फिर स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, तो वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सके कि अगला बार पूछ दे 1911 सेशन के बारे में, या 1939 सेशन के बारे में, या 1936 सेशन के बारे में, तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सेशन का लिस्ट पूरा नहीं बोल रहा हूँ कि 1885 से लेके 1947 तक जितना सेशन हुआ सब याद कर लो, नहीं। जो इम्पोर्टेंट वाला है, इम्पोर्टेंट कैसे पता चलेगा, तो हम देखेंगे कि सेशन में क्या क्या अगर कुछ एब्रप्ट चेंज हुआ, या उसके बाद कोई मूवमेंट शुरू हुआ, या मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए किया गया, क्या पहला मुस्लिम किए, या अगर नेहरू ने किया, या पटेल ने किया, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने किया, तो वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद ने किया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया, आचार्य जे बी कृपलानी वाला याद कर लीजिएगा, महात्मा गांधी का याद कर लीजिएगा, एनी बेसेंट का देख लीजिएगा, सरोजनी नायडू का देख लीजिएगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सेशन आपको याद करना है, देखना है। फिर दादा भाई नौरोजी का कौन सा सेशन था, फिर उसके बाद जो है AC मजुमदार का कौन सा था, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना है, अच्छे से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 82 का जो आंसर होगा बी, तब जाके आपका PYQ का पूरा एनालिसिस अच्छे से होगा, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा 1921 का सेशन, वो कोई और सेशन को UPSC पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द फेमस सत्रिया डांस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सत्रिया डांस के बारे में बोल रहा है, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। बोल रहे सत्रिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। सत्रिया जो है संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। नेक्स्ट बोल रहा है, इट इज ए सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ असम। बोला असम के जो वैष्णव है उनकी पुरानी जीवंत परंपरा है। फिर बोल रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल रागा एंड ताला ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। बोल रहे तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। सबसे पहले देखिए सत्रिया नृत्य क्या है। तो आपको पता है कि भारत में 8 जो है क्लासिकल डांस है। कितना है? 8 क्लासिकल डांस है, जो है क्लासिकल डांस है ना। जिसमें कौन कौन सा है, तो अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो केरल में 2 क्लासिकल डांस है। एक है हमारा मोहिनी अट्टम, ठीक है, और दूसरा है कथकली। कथकली आधा था है। उसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक का तो कोई है क्या? अगर तमिलनाडु का बात करें तो भरतनाट्यम, ठीक है। अगर हम बात करें आपका आंध्र प्रदेश का तो कुचिपुड़ी है, ठीक है। फिर अगर हम उड़ीसा का बात करें तो उड़िया डांस है, ओडिसी है। उड़ीसा का क्या है? ओडिसी। अगर यूपी का बात करेंगे तो कथक। तो कितना हो गया अभी तक? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें असम का, तो असम का क्या है? सत्रिया डांस, ठीक है। तो ये भारत का क्लासिकल डांस है। इसके अलावा एक 8वां है मणिपुर का, ठीक है, जिसको बोलते हैं मणिपुरी डांस। तो ये 8 क्लासिकल डांस है दोस्तों भारत का, ठीक है। तो इसमें हमें पूछा है सत्रिया के बारे में। सत्रिया कहाँ का है? आसाम का। तो अगर हम ये ऑप्शन पढ़ेंगे तो बोल रहा है कि ये जो है तुलसीदास, कबीर और मीराबाई है, तो गलत होगा। तुलसीदास, मीराबाई जो कबीर जो थे वो यूपी MP के थे, तो वहाँ का तो नहीं होगा। प्लस कोई भी अगर हम नृत्य का बात करेंगे
तो उसमें जो है संगीत तो होगा ही, म्यूजिक भी होगा, उसमें डांस भी वो लोग करेंगे और एक्टिंग भी करेंगे, आँख का मूवमेंट, आई का मूवमेंट, इमोशंस भी होगा। तो ये सही और ये असम का है, ठीक है। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा आपका 1 और 2, क्योंकि हमें करेक्ट आंसर पूछा है, तो हम जाएंगे 1 और 2 की ओर। लेकिन इतना ही इसमें नहीं सीखना, इसमें जो है ये भी जानना है कि इसको प्रमोट कौन करते थे, ठीक है। तो इसमें देखिए ये डांस हुआ है दोस्तों, क्लासिकल डांस, ये 15th सेंचुरी में हुआ था, 15th सेंचुरी एडी में हुआ था, 15वीं सदी में हुआ था, ठीक है। इसको जो मेन आदमी थे वो थे श्रीमंत शंकर देव ने इसको बहुत प्रमोट किया, ठीक है। उसने एक शरण नाम धर्म का नारा दिया, एक शरण नाम धर्म, मतलब एक ही भगवान का चैंटिंग करना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला कि, ठीक है। कृष्ण पे बहुत फोकस करते थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो बाकी क्लासिकल डांस हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक PDF दे दूंगा सब क्लासिकल डांस का, उसको आप देखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा। और एक काम और आप कर सकते हैं, ठीक है, देखिए यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे दोस्तों, ठीक है, कि विजन IAS क्लासिकल डांस, ठीक है, क्लासिकल डांस, ठीक है। तो विजन IAS का वीडियो खुल जाएगा, उसमें आप जाएंगे, देखिए 12 वीडियो है, ठीक है, ये और ये क्लास 9 वीडियो है, 9 वीडियो में जाएंगे तो देखिए 1-1, 2-2 मिनट में पूरा अच्छे से बताया गया है। जैसे कि आपको मान लो मोहिनीअट्टम देखना है, तो देखिए मोहिनीअट्टम को कितना अच्छे से बताया गया है। मोहिनीअट्टम 2 मिनट में आपको पूरा मोहिनीअट्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा और पूरा अच्छे से बताया गया है। मोहिनीअट्टम कहाँ का केरल का, ठीक है, क्लासिकल डांस। मोहिनी शब्द क्या है? मोहिनी का मतलब होता है महिला, और अट्टम मतलब डांस। तो जो डांस महिला के लिए द्वारा किया जाता है उसको मोहिनीअट्टम कहते हैं। इसको मोहिनीअट्टम भी बोला जाता है। कहाँ से उदय हुआ? तो 1500 में एक राजा हुआ करता था त्रावणकोर केरल में, वहाँ पे कल्याणी यमुना विद्यालय में, ठीक है। इसमें भी इस तरह से डांस होता है, एक बार पढ़ लेंगे और देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कथकली या भरतनाट्यम का मिक्सचर होता है मोहिनीअट्टम, ठीक है। इसमें ज़्यादा हम लोग डांस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, फेमिनिन डांस, ठीक है। विष्णु का बोला जाता है, विष्णु ने अवतार लेके मोहा था असुर लोगों का, लड़ाई हुआ था, आपको पता है कि हमारे देवा दानव के बीच में, ठीक है। फेमस उसका व्यक्ति थे वो, ये सब तो ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह कुचिपुड़ी पढ़ना है तो देख लीजिए कुचिपुड़ी में तो इसको आप ऐसे करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे जाइएगा, लिखिएगा वीडियो नहीं आ जाएगा आपको 7-8 वीडियो, 9 वीडियो, उसमें से पूरे 2-2 मिनट का वीडियो देखिए, कर लेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करेंगे। उसी तरह से अगर आपको फोक एंड क्लासिकल डांस समझना है तो देखिए ये फोक डांस है, इसमें वेस्टर्न इंडिया का डांस, नॉर्थ इंडिया का डांस, साउथ इंडिया का डांस आप सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप वहाँ से देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब आपको बुक हम पढ़ाएंगे तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो वो आपका होमवर्क है, और चूँकि विजुअल है, देखेंगे तो याद भी रहेगा, ठीक है। तो 83 का जो आंसर हो दोस्तों वो है ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, ये कैलेंडर पे क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप UPSC नहीं पूछता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम आपको बता देंगे। बोल रहा चैत्र 1 of the national calendar based on the Shak era corresponds to which one of the following dates of the Gregorian calendar in a normal year of 365 days। बोल रहा शक संवत पर आधारित राष्ट्र पंचांग, आपको पता है कि हमारा राष्ट्र पंचांग क्या है, भारत सरकार का शक संवत है। बोल रहा उसका जो एक चैत्र आता है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो 365 दिन का हम लोग बोलते हैं, जनवरी फरवरी, उसमें चैत्र जब एक पहला दिन रहेगा तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में उसको क्या बोलेंगे? तो आपको पता है चैत्र मतलब होता है मार्च, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट मिल गया 22 मार्च।
और शुरू हो रहा है इसीलिए। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आपने पढ़ा होगा। तो जो कैलेंडर होता है दोस्तों, कैलेंडर, ठीक है, वो 4 तरह का होता है। एक होता है शक संवत, ठीक है, एक होता है विक्रम संवत, एक होता है ग्रिगेरियन कैलेंडर जो इंग्लिश वाला कैलेंडर है, और एक होता है मुस्लिम कैलेंडर जिसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या उसको बोलते थे, हिजरी कैलेंडर। क्या बोलते थे? हिजरी कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, ये मुस्लिम का कैलेंडर है, इस्लाम का। ठीक है, तो टोटल 4 कैलेंडर होता है, शक, विक्रम, ग्रिगेरियन या फिर इस्लाम, हिजरी कैलेंडर। तो ग्रिगेरियन मतलब इंग्लिश कैलेंडर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। शक मतलब अगन पूस माघ फागुन चैत्र बैसाख, वो वाला। ठीक है, विक्रम संवत भी वही होता है, लेकिन शक संवत का डेट अलग है और विक्रम संवत का डेट अलग है। ठीक है, तो अगर हम शक कैलेंडर का बात करें दोस्तों, तो शक कैलेंडर जो शुरू हुआ है वो 78 AD में हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग शालिवाहन भी बोलते हैं। इस समय को हम लोग शालिवाहन समय या फिर महासकरात भी बोलते हैं। महासकरात, सकरात, ठीक है, शक संवत को। ठीक है, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, ये तब शुरू हुआ जब शक राजाओं ने, ठीक है, हरा दिया कुषाण को। तो उन्होंने फिर इसको सेलिब्रेट करने के लिए कैलेंडर लेके आए जो 78 AD से शुरू हुआ। सिंपल, बस इतना ही याद करना है। दूसरा है विक्रम संवत। विक्रम संवत जो है 57 BC, 57 ईसा पूर्व जो है शुरू हुआ। ये तब शुरू हुआ जब विक्रमादित्य जो था, विक्रमादित्य एक राजा था, विक्रमादित्य राजा ने जब शक को हरा दिया तो उन्होंने उसके खुशी में एक संवत का शुरू किया जिसको हम लोग बोलते हैं विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत तो जो होता है वो 15 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, और शक संवत जो होता है वो मार्च से शुरू होता है, 22 मार्च। ठीक है, ग्रिगेरियन कैलेंडर आपने पता है, वही जनवरी फरवरी वाला, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिगेरियन कैलेंडर। ठीक है, और हिजरी कैलेंडर को जानने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल था, शक संवत और कुषाण संवत और विक्रम संवत और आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर। अगर किसी को पढ़ना है हिजरी कैलेंडर तो मैं बता दूंगा उसको, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत का जो कैलेंडर है वो हम लोग फॉलो करते हैं भारत का शक संवत। अब इसलिए आपने कभी देखा होगा भारत सरकार का कोई अगर कुछ फेस्टिवल का नोटिफिकेशन आता है तो शक लिखा होता है, शक एरा, शक संवत, है ना। तो 84 का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दोस्तों 85। बोल रहा है, देखो, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए ऑप्शन आगे देखिए, अजंता, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अजंता, तो अजंता इंपॉर्टेंट है, आपको उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, मामल्लापुरम, ये भी आपको पढ़ाया था, जिसको महाबलीपुरम बोलते हैं, ये भी हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, पूछा गया है ना। माउंट आबू, ये भी राजस्थान में था। ठीक है, तो माउंट आबू आपको पता है कि हमारा जो अरावली है उसका साउथ में माउंट आबू है, जो गुजरात और राजस्थान के नज़दीक स्थित है। तो माउंट आबू है दोस्तों, यहाँ पे आपको जैनिज़्म का मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको हिंदुज़म का भी मिलेगा। ठीक है, अजंता में आपको पता है बुद्ध का इमेज है, ये पूरी तरह से बुद्ध मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि बुद्ध, अजंता में बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतक और नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। इसको बोलते हैं बोधिसत्व पदम पानी। क्या बोलते हैं? बोधिसत्व पदम पानी। ठीक है, कहाँ पे है? अजंता में। ये एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है। कहाँ से क्वेश्चन पूछा है ये वाला? तो एनसीईआरटी से पूछा है। अभी दिखाते हैं आपको, देखिए अजंता में ये वाला पेंटिंग है, म्यूरल पेंटिंग, ये भी अजंता का है। देखिए, दिख रहा है आपको? ये भी अजंता का पेंटिंग, और सब में बुद्ध को दिखाया गया है। तो वही पूछा था कि बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है, मतलब बुद्ध जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो वो पेंटिंग कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? अजंता में है। ठीक है ना, देखिए ये भी अजंता का पेंटिंग है।
ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। देखिए ये भी अजंता का पेंटिंग है। तो आप देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो फ़ोटो होता है उससे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं जब आपको 1 जनवरी से जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए 299 रुपीज़ का, जिसका रजिस्ट्रेशन मैं 23 दिसंबर को ओपन करूँगा, और मैं 23 दिसंबर 23 दिसंबर को मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि 299 रुपीज़ का कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको पूरा प्रीलिम्स का तैयारी कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरा जो भी आप देख रहे हैं उसका डिटेल नोट्स देंगे, सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज करवाएंगे। ठीक है, सीसेट करवाएंगे। ठीक है, पीवाईक्यू करवाएंगे, और सीसेट का पढ़ाएंगे भी और पीवाईक्यू भी करवाएंगे, और करंट अफेयर करवाएंगे। और सिलेबस में पूरा पढ़ाएंगे, पॉलिटी, साइंस टेक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मिडाइवल, और इकोनॉमी भी हो गया। तो सब चीज़ इतना सारा आपको पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, इकोनॉमी भी। तो ये कोर्स जो स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, 1 जनवरी से, और चलेगा हमारा मई तक, क्योंकि 26 मई को आपका पेपर है। तो 26 मई से बहुत पहले ये ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और पूरा अच्छे से रिवाइज करवा देंगे 3 से 4 बार, ताकि जब आप युद्ध के मैदान में जाएं, यूपीएससी के मैदान में, तब आपके पास सभी अस्त्र शस्त्र से आप परिपूर्ण हो। ये नहीं कि वहाँ जाएं और पता नहीं चले करिए ये क्या पूछ दिया, ये क्या पूछ दिया। तो सारा चीज़ पढ़ाएंगे। ठीक है, 1 जनवरी से क्लास होगा, तो ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने में आपको एक रामबाण मिलेगा और बहुत ही सटीक तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आप तो 23 तारीख को इसके लिए एक वीडियो लेके आएंगे, वहाँ पे आपको बताएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे सब चारा चीज़ पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी देखिए जो अजंता में जो पूछा गया था दोस्तों कि बुद्ध का इमेज कहाँ पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पद्मपानी, बोधिसत्व पद्मपानी। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला कि क्वेश्चन यूपीएससी में रिपीट करता है। अगर कोई अजंता के बारे में अगर 2014 में ही पढ़ लेता तो जो क्वेश्चन आया है आपका, देखिए दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम 2017 का क्वेश्चन है ऑफिशियल वाला। ठीक है, जब इसका क्वेश्चन नंबर आप 69 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जब 69 देखेंगे तो क्या पूछा है, बोधिसत्व पद्मपानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और स्थित है कहाँ पे है। तो आपको पता है कि अजंता में है, तो यही क्वेश्चन 2014 में तो पूछा, बस नाम नहीं दिया कि बोधिसत्व पद्मपानी। ये एनसीईआरटी में एकदम बढ़िया से फ़ोटो बना के लिखा हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से भी जो भी इम्पोर्टेंट फ़ोटो है ना, वो सारे फ़ोटोज़ को हम अच्छे से एक बार आपको थोड़ा थोड़ा करके बता देंगे। तो जो हम कोर्स लेके आने वाले हैं 1 जनवरी से, वहाँ सारा चीज़ कवर होगा, आपको कुछ छूटेगा नहीं आपका। अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो आपका आसानी से प्रीलिम्स निकल जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि बहुत मेहनत करना पड़ेगा 1 जनवरी से। तो क्या आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो बोर्ड है पेंटिंग में बोधिसत्व पद्मपानी कहाँ है, तो अजंता में है। सही हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट करता है, डायरेक्ट रिपीट नहीं किया लेकिन रिपीट किया ना, तो ऑप्शन रिपीट किया, क्वेश्चन रिपीट करेगा, कहीं पे लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अगर डायरेक्ट रिपीट कर देगा तो आप बोलेंगे कि यूपीएससी बेवकूफ़ है, लेकिन बेवकूफ़ वो अपने को दिखाता नहीं है। ठीक है, कि हम जो है बेवकूफ़ है, इसलिए वो क्वेश्चन अलग पैटर्न से पूछ देता है। आपको लगता है नया क्वेश्चन है, लेकिन उसका जो रेफरेंस है, संदर्भ है, वो पुराने क्वेश्चन से लिया गया है। इसीलिए यूपीएससी के पीवाईक्यू को गहराई में सॉल्व करना ज़रूरी है, और उसी तरह से मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सही है। फिर माउंट आबू बोल रहा है, तो माउंट आबू मैंने आपको बता दिया कि दिलवारा जैन मंदिर ये सब यहाँ पे है। ठीक है, तो बोल रहा है ह्यूज, यहाँ पे ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार और विष्णु का बोल रहा है कि वराह अवतार का यहाँ पे हमें इमेज मिला हुआ है। और बोल रहा है कि गॉडेस जहाँ पे दिखाया गया है कि वो पृथ्वी माँ को अपने मतलब सुअर का अवतार है, वराह का अवतार है, जिसमें सुअर का जो सिंग होता है, ठीक है, उसके द्वारा वो पृथ्वी को डूबने नहीं दिया है और बचा दिया है। क्या ये ऐसा माउंट आबू में है? तो माउंट आबू में ऐसा नहीं है। एमपी में दोस्तों, एमपी में एक जगह है उदयगिरी। ठीक है, तो वहाँ पे एक गुफा है, उदयगिरी की गुफा है। ठीक है, वहाँ पे वराह अवतार विष्णु का इमेज है, वराह अवतार का। ठीक है, कहाँ पे है? उदयगिरी एमपी में। ठीक है, और ये गुफा कब बनाया था? तो गुप्त वंश के शासन में ये गुफा बनाया गया था, इसलिए ये ऑप्शन दूसरा हमारा गलत होगा। तो वराह अवतार कहाँ है? उदयगिरी में है, गुप्त वंश के समय बनाया गया था एमपी में। ठीक है, जो उदयगिरी है दोस्तों, ये कहाँ पे है? तो विदिशा के पास है, विदिशा।
कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो विदिशा है ये कौन सी नदी के किनारे है। दूसरा का आंसर क्या हो गया, अबू धाबी नहीं होगा, विदिशा होगा। अबू धाबी बोल रहा, माउंट आबू नहीं होगा। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है। और यहीं पे आपको जो है दिलवारा जैन मंदिर और बुद्ध जो है हिंदू धर्म का भी है। मामल्लापुरम बोल रहा है कि अर्जुन का यहाँ पे तप दिखाया गया है और गंगा का डिसेंट दिखाया गया है, ठीक है। तो ये एकदम सही है, ठीक है। मामल्लापुरम में ये दिखाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो मामल्लापुरम जो है ये पल्लव वंश के एक राजा थे, नाम था महेंद्र वर्मन। क्या नाम था, महेंद्र वर्मन। तो महेंद्र वर्मन के समय जो है मामल्लापुरम में अर्जुन का तप के बारे में दिखाया गया है कि जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में युद्ध करने से पहले, महाभारत में युद्ध करने से पहले शिव भगवान से तपस्या करता है कि हमें जो है अस्त्र शस्त्र चाहिए, तो उसी को इमेज के फॉर्म में पत्थर को काट काट के ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। जो ये बना था वो 600 से 640 एडी के समय बना था, जब पल्लव वंश का शासन था और महेंद्र वर्मन उसका राजा था दोस्तों, ठीक है। इसी के बगल में मामल्लापुरम में ही एक मंदिर का है जिसका नाम है श्री सत्य, या सत्य भी बोलते हैं, पेरुमल टेम्पल। श्री सत्य पेरुमल टेम्पल, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मामल्लापुरम आपको लग रहा होगा अरे ये कौन सा जगह है, महाबलीपुरम सुने हैं, ये तो सुने होंगे। तो महाबलीपुरम को ही मामल्लापुरम भी बोलते हैं, ठीक है, जो है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। समझ गए आप तीनों जगह, माउंट आबू, अजंता, मामल्लापुरम, ठीक है। चलिए, तो 85 का जो है ऑप्शन, मतलब ये वाला सेकंड वाला गलत छोड़ के 1 और 3 हमारा सही है। और क्यों सही है मैंने आपको बता दिया, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी जो था आपको हम बता दिए दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 86 देखते हैं। बोल रहा है द गदर वाच, गदर क्या था। तो आपको पता है कि गदर, आपको पता है क्रांतिकारी संघ था जिसका हेड क्वार्टर कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में। ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में भी कहाँ पे, मॉडर्न, आधुनिक भारत में। और आधुनिक भारत में भी किस चीज़, किस पेज का, तो ये 1907 से लेके जो 1921 का समय था, जब भारत में रिवोल्यूशनरी टेररिज्म का काल था, रिवोल्यूशनरी आतंकवाद का, रिवोल्यूशनरी गतिविधियों का काल था। तो कुछ संघ जो था भारत के अंदर काम करता था, ठीक है, जैसे संध्या था, काल न्यूज़पेपर था, अभिनव भारत था, ये सब। और कुछ जो था वो भारत के बाहर काम करता था, जैसे गदर था, इंडिया हाउस था, है ना। तो वहाँ पे गदर के बारे में पूछा गया। तो गदर जो था दोस्तों, इसका स्थापना हुआ 1913 के आसपास, ठीक है। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, ये सब उसके जो थे मेंबर थे, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद फिर भगत सिंह के जो चाचा थे अजीत सिंह, वो भी इसके मेंबर थे, ठीक है। बहुत सारे लोग इसके मेंबर हुआ करते थे। ये जो संस्था था ये था आपका सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, जैसे ये हमारा अमेरिका है ना, तो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में आपका सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है। आपने कोमागाटा मारू इंसिडेंट पढ़ा होगा, कोमाटा गारू घटना। इसमें क्या हो रहा था, एक जहाज़ था जिसका नाम था कोमागाटा मारू। वो एक जहाज़ था जो भारत के प्रवासी लोगों को ले जा रहा था आपका भारत से, जिसमें कुछ जापान, वो जहाज़ था जापान का, तो कुछ भारत के आदमी को ले जा रहा था कनाडा, वहाँ काम करने के लिए। लेकिन कनाडा में उस समय ब्रिटेन का कंट्रोल था। अब ब्रिटेन में चल रहा था उस समय, आपको पता है कि विश्व युद्ध शुरू ही होने वाला था। तो ब्रिटेन के प्रेशर में कनाडा ने जहाज़ को कनाडा में उतारने से मना कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, जहाज़ बहुत दिन तक समुद्र के बीच में ही पड़ा रहा कनाडा के कोस्ट में। फिर विरोध हुआ, लोग लड़ाई झगड़ा के, हिंसा हुआ और बहुत सारे लोग जहाज़ में मर गए और वापस जहाज़ को भेज दिया गया इंडिया में। जब वो जहाज़ इंडिया में आया तो लोग अपने सगे संबंधियों को मृत पाकर बहुत गुस्सा हुआ। उसमें बहुत सारे बच्चे थे, महिलाएं भी थी। तब लोगों ने विरोध किया और उस विरोध को समर्थन दिया गदर नामक एक संस्था ने, जो हेड क्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। लेकिन चूँकि ये मूवमेंट जो था उतना तरह से ऑर्गेनाइज नहीं था, हिंसा भी था, तो अंग्रेज़ ने आसानी से इस मूवमेंट को
दबा दिया। ये कुछ प्लान करने वाले थे कि हम भारत में फोर्सफुल्ली, ठीक है, वायलेंस के द्वारा, मतलब हिंसा के द्वारा अंग्रेज़ सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन उनका प्लान लीक हो गया। लीक होने के बाद उजागर हो गया और फिर उसके बाद अंग्रेज़ उसको आसानी से दबा दिए। ठीक है, तो 86 का आंसर होगा ए। ठीक है, अब देखिए बाकी ऑप्शन देखिए। बोल रहा है एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर। सिंगापुर से एक राष्ट्रवादी आंदोलन जो चल रहा था वो क्या था बताइए? आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, ये था। तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन यूपीएससी पूछ लिया है, तो हो सकता है कि अगला बार पूछे डिटेल में। वैसे मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जब पढ़ाया है तो इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में डिटेल में पढ़ाया है, तो आप उसको देखिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी, तो वहाँ उसको देख लीजिए। फिर बोल रहा है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हेड क्वार्टर एट बर्लिन। तो बर्लिन कहाँ पे है? जर्मनी में। तो ये बताइए जर्मनी में कौन सा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था? ठीक है, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया है। फिर ताशकंद में आपको पता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था, और भारत में इसका स्थापना किए थे एम.एन. रॉय ने। ठीक है, और उनका हेड क्वार्टर था कानपुर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया, तो ज़रूर देखिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2014 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। अब मात्र 14 क्वेश्चन बचा हुआ है, 87 से लेके 100 तक। तो 14 क्वेश्चन और बचा है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2015 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आ रहा है दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये एनालिसिस बहुत गहराई में हो रहा है, सब चीज़ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जा रहा है, इसलिए सब लोग अपना कॉपी कलम लेके बैठिए और कुछ कुछ नोट करते जाइए। बाकी मैं इसका डिटेल आपका जो नोट्स है वो आपको जल्द ही दे दूंगा। मतलब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हमारा दिसंबर तक, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। फिर 1 जनवरी से जो हम कोर्स स्टार्ट करने वाले रहेंगे वहाँ पे सब नोट्स मैं दे दूंगा। ठीक है, तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए दोस्तों। डेली 10, 12, 15 घंटा ज़रूर पढ़िए, जितना भी आपके पास समय मिलता है। कि कोई जॉब करता है तो कम मिलता होगा, लेकिन जितना भी मिल रहा है आप पढ़ो। कोई जॉब अगर नहीं कर रहा है तो उसके पास सिर्फ पढ़ने का टाइम है, तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए। क्योंकि जितना अभी अगर 1 साल अच्छे से पढ़ लिए तो बाकी का ज़िंदगी आपके लिए आसान है। और अगर 1 साल अगर आपने बर्बाद किया, इधर उधर टाइम पास किया, तो बाकी का आपको फिर 1 साल 2 साल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर वो एनर्जी और उत्साह नहीं रहता है। इसीलिए अभी आपको पास समय है, अभी 6 महीना समय है प्रीलिम्स होने में। ठीक है, 5.5 से 6 महीना के आसपास, और रगड़ के पढ़िए, निकल जाएगा पेपर। टफ नहीं है। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बशर्ते आप हार्ड वर्क कीजिए, क्योंकि आपका डायरेक्शन एकदम सही है, मेंटरशिप आपको एकदम सही मिल रहा है। मैं आपको पूरे अच्छे से गाइड कर रहा हूँ। ये आपका काम है कि एकदम डबल ट्रिपल मेहनत कीजिए मेरे से ज़्यादा, तब जाके एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और अच्छे से खाना पीना खाइए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ा 5-10 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए, बॉडी फिट रहेगा। ठीक है, और अगर चैनल पसंद आया है तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।